जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप हमने देख के समझ रहे होंगे कि आज हम बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो आज हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। महाजनपद के बारे में देने वाले हैं। महाजनपद के बारे में महाजनपद छठवीं शताब्दी में पूर्व अखंड भारत का द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे हम महाजनपद कहते हैं। जिसे महाजनपद हम कहते हैं। हम जानते हैं कि पहले जिसे कैसे हम जानेंगे। काबिल 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 से बना ग्राम, ग्राम से बना जन, और जन से बना जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। तो इस वीडियो के पूरे जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत के लिए बने रहिएगा। जय हिंद। ठीक है, टिकली में देखेंगे। टिकली हसीन मसूक शाह, ह से हरियंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कर्ण वंश, स से सातवाहन वंश। पहला के हरियंक वंश से, यानी हरियंक वंश आया था। हरियंक वंश में संस्था 544 से 412 बीसी पूर्व, यानी बीसी पूर्व बोला जाता है। पहले यानी 412 से 45 तक ले ये शासन किया था हरियंक वंश का। इसका संस्थापक था बिंबिसार। अपना राजधानी राजगीर, यानी राजगीर को बोला जाता है। राजगीर को बोला जाता है राजगिरी। यह 4 विवाह किया था। इस सबसे बड़ी बात यही है कि अब विवाह कर करके अब तिलक के रूप में दहेज ले करके अपना समाज को विस्तार किया था। तो 4, पहला पत्नी का नाम था ये महाकौशली था, फिर चलना थी, क्षेमा थी जो पंजाब की थी, और चौथा था अम्रपाली। ये 4 पत्नियां थी। चंद्रगुप्त जीवक वैद्य रहते थे। वैद्य जैसे आजकल में डॉक्टर रहते हैं ना, उसी समय में डॉक्टर के रूप में वैद्य कहा जाता था। तो चंद्रप्रगुप्त ये जीवक वैद्य रहते थे। यह वैशाली पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहा था। परंतु क्या हुआ? असफल रहा था। और बाद में एक बेटा आया था अजातशत्रु, जो कि पिता का दीन छोड़ने पर यह पिता की ही हत्या कर दिया, जिसे इसको हम पितृहंता कहते हैं। पिता को हत्या करने पर इसे क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। इसके समय में हथियार 2 था, महाशल्यकंटक और रसमुथल, जो कि बाहुबली सिनेमा में दिखाया गया है, जो कि गोला के तोप से कपड़ा से छोड़ करके बिगा जाता था। और ये रखता था भद्रशाल, मतलब जो कि रथ के आगे त्रिशूल और इसी से पंखा नहीं रहता था। वही मतलब कहा गया है, वही 2 मतलब इसके समय में हथियार था। और ये वैशाली को जीत लिया था। राजगीर को किलाबंदी बनाया था तो वो अपना राजधानी, और उसको पूरी तरह से किलाबंदी कराया था। कौन? अजातशत्रु, यानी उसका बेटा। बौद्ध और जैन के यह समकालीन था। इसके बाद इसका बेटा आया था उदयन। इसका बेटा क्या था? उदयन की भी इसकी अजातशत्रु को हत्या कर दी थी, जिसके उदयन को भी पितृहंता कहा गया। तो उदयन मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उदयन को भी पितृहंता क्यों कहा गया? क्योंकि अपने पिता को हत्या करने वाले को पिता की हत्या करने वालों को पितृहंता उस समय कहा जाता था। पिता को हत्या करने वाले को, तो उसको पितृहंता। यह पाटलिपुत्र को राजधानी मतलब लाया था। पाटलिपुत्र में राजधानी लाया या बनाया बात बरोबर है, यानी लाया या बनाया। इस राजगीर से मतलब लाया था पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र में लाया था, मतलब पाटलिपुत्र राजधानी बन गया। फिर उसके बाद आया था उसका अगला बेटा आया था नागदशक था उसका अगला बेटा। नागदशक कुछ नहीं था, इसकी अपनी सेनापति ने शिशुनाग जो था नागदशक के अपना सेनापति था, इसने ही इसकी हत्या कर दी थी। शिशुनाग की हत्या कर दी थी। कौन? इसने ही इसकी हत्या कर दी थी। और इस वंश का अंत हुआ और स्टार्ट हुआ शिशुनाग वंश। तो चलिए अब शिशुनाग वंश के बारे में हम बताते हैं। हमें बता देना हसीन मसूक था, तो हसीन से यानी हरियक वंश समाप्त हुआ। अब हरियक वंश के अंतिम मतलब था नागदशक को मार के शिशुनाग ने और अपना वंश को प्रारंभ किया था, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो दूसरा आप देखते हैं शिशुनाग वंश। ये है शिशुनाग वंश मतलब शिशुनाग ही था। शिशुनाग के अपने नाम से शिशुनाग वंश दिया, क्योंकि ये सेनापति था। किसका? नागदशक के सेनापति था। और ये नागदशक की हत्या करके और अपना वंश खड़ा किया, जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। यह अवंती तथा वत्स राज्य पर आक्रमण किया था। यह अपना राजधानी वैशाली को बनाया था। बताइए, यह अपना राजधानी वैशाली को बनाया था। बात ऐसा है ना कि देखिए, आप बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे। उदय ने पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र के बाद फिर वैशाली यानी राजगीर आया। राजगीर से फिर पाटना आया, पाटलिपुत्र आया, जिसको पटना कहते हैं आज के नाम से। और फिर वैशाली ले आया।
जो अपने राजधानी को कहाँ बनाया, अपना राजधानी वैशाली को बनाया। और बाद अगला शासक किसमें आता है, शिशुनाग के अगला मतलब उत्तराधिकारी आता है जो कलाशोक कहा जाता है, जिसको कलाशोक बहुत संगीती था। यह वापस राजधानी अपना पाटलिपुत्रा को ले गया, फिर वापस पाटली यानी वैशाली से फिर वापस ले गया पाटलिपुत्रा को। फिर इसका अगला जनरेशन आया था, इसका अगला उत्तराधिकारी नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन ने कुछ खास किया नहीं था। इसका ये बहुत अयोग्य शासक था, यानी योग नहीं था, मतलब अयोग्य था, बुर्बक था, पढ़ा लिखा नहीं था। इसका सेनापति, इसको भी अपना सेनापति महापद्म नंद ने ही, जो कि इस वंश का मतलब वंश का अंत कर दिया था, यानी हत्या कर दिया था और अपना नया वंश का स्टार्ट किया था, जिसे नंद वंश कहते हैं, नंद वंश। तो हम देख लिए यहाँ पर वीडियो में देखे, यहाँ ट्रिक में बताते हैं, हर एक वंश खत्म कर दिया शिशुनाग में, तो अब किसको, नंद वंश का स्टार्ट होता है, नंद वंश स्टार्ट होता है। नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश, फिर आया था शुंग वंश, फिर आया कर्ण वंश, फिर आया सातवाहन वंश। तो अब हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। अब हम बात करते हैं नंद वंश का। नंद वंश 323 से लेकर के 444 ईसा पूर्व, यानी मतलब ईसा पूर्व पहले के बोलते हैं। हम नंदवर्मन का स्टार्ट करते हैं। नंद वंश का मतलब संस्थापक था जो महापद्म नंद था। महापद्म नंद के नंदीवर्मन के यानी अपने राजा की हत्या करके, ये महापद्म नंद अपना सेनापति था, अपने जो नंदीवर्मन था राजा की हत्या करके और अपना वंश का स्थापना किया था, जिसे नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो नंद वंश हम जानते हैं कि नंद वंश संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था। यह नाय जाति था, नाय जाति जिसको हम ठाकुर कहते हैं, इसको ही नाई जाति कहते हैं। नाई जाति यानी ठाकुर से बिलोंग करता था। या द्वितीय परशुराम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय परशुराम कहते हैं, इसे द्वितीय परशुराम कहते हैं। कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था और जीत भी गया था और जीता भी था। यह उपाधि एकराट की उपाधि धारण किया था। किसकी, एकराट की उपाधि जिससे कोई युद्ध को जीता तो उसको बहादुर जिसे कोई कहता है, जिससे अपना उपाधि धारण किया था कि हम मतलब इतना युद्ध को जीते हैं, उससे मतलब जीत करके अपना उपाधि धारण किया था, जो एकराट मतलब बहुत शक्तिशाली है, एकराट की उपाधि धारण किया था। क्षत्रियों को नाश करने वाला था, क्षत्रियों का अपने नाय जाति था, इसलिए क्षत्रियों का नाश करना, इसलिए छत्रांतक का उपाधि धारण भी मिला था, छत्रांतक का भी उपाधि का धारण मिला था। यह इसके दरबार में मंत्री तथा जैसे आज के दिन पीएम यानी प्रधानमंत्री रहता है ना, उसी दिन पहले प्रधान को मंत्री कहते हैं, जिससे अमात्य राक्षस रहता है। इसका प्रधानमंत्री कौन था, अमात्य राक्षस था नहीं, इसका नाम ही था अमात्य राक्षस। और यह अमात्य राक्षस ने पाणिनि संस्कृति पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। और बाद इसका अगला बेटा आया था, इसका अगला बेटा कौन था, धनानंद किसका बेटा था, नंद वंश यानी महापद्म नंद का, महापद्म नंद का बेटा था कौन, धनानंद। यस, इसके समय में सिकंदर आक्रमण किया, राजा पूरा किया, आम्बी को अधीनता स्वीकार कर लिया था और चाणक्य का अपमान किया था। तो वही चाणक्य का अपमान, इसके बारे में आगे जाएंगे, तब तक ले पहले इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले तीनों के जानते हैं कि सिकंदर आक्रमण किया और राजा पोरस कौन था और आम्बी कौन था, तीनों के बारे में हम जानते हैं पूरा डिटेल में। तो हम बात कर रहे थे धनानंद के बारे में। घनानंद, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके समय में सिकंदर जो था आक्रमण किया और राजा पोरस आक्रमण किया और यही चाणक्य को अपमान किया, जिसके कारण चाणक्य अपना शिष्य को राजा बनाने का अपनी शिखा को बांध कर शपथ लिया धनानंद की समूल नाश का। धनानंद के समय में विदेशी आक्रमण हुआ था। तब क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था, डेरियस था। कौन था, डेरियस।
धनानंद के समय विदेशी आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला विदेशी आक्रमण आक्रमण कौन था? आक्रमणकारी कौन था? तो आंसर द क्वेश्चन डेरियस। और यूनानी पूछे तो वो जो था फ्रांसीसी आक्रमण था। चलिए तो अगिलका हम बात बताते हैं, अगिलका के बारे में बात बताते हैं। हम बात कर रहे थे सिकंदर आक्रमण। सिकंदर आक्रमण किया था। सिकंदर के बारे में जानते हैं, धनानंद के समय में आया था, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। उसके मतलब प्रस्ताव लेकर के चाणक्य आया था, तो चाणक्य को अपमान किया। बात करते हैं धनानंद के समय विदेशी आक्रमण। उसी समय अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहते हैं। तो सिकंदर आया था, तो सिकंदर से मतलब बातचीत था। तो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का गुरु थोकन और अस्तु था। इसकी पत्नी थी रेक्सोना, जो कि पोरस के राजा को राखी बांधी थी इसकी पत्नी ने। और अम्बिक राजा के पराजित किया था सिकंदर ने, अम्बिक राजा को पराजित किया था सिकंदर ने। बाद में अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर को मृत्यु हो गई थी घोड़ा को गिरने से, यानी बेबीलोन में ही घोड़ा को मतलब गिरने से। उसके बाद आया था सेलूकस आया था, सेना लेकर के आया था लड़ने धनानंद से, परंतु चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी थी किसकी? धनानंद की। और बाद में इसको भी पराजित किया था। तो चलिए क्यों, अब इसमें आ जाता है कि चंद्रगुप्त कौन था। यहाँ पर बात आता है ना कि चंद्रगुप्त कौन था। तो बात करते हैं कि जब धनानंद चाणक्य की अपमान किया था। तो अपने शिष्य को ही ने चाणक्य ने राजा बनाया, उसको मतलब सिखाया पढ़ाया और राजा बनाया और बताया कि इसको अपने देश को बचाना था इसलिए। और धनानंद जो था बहुत क्रूर शासक था, एकदम पियक्कड़ था, दारू नाच के अंदर एकदम मतलब पी के नाच देखते रहता था। इसलिए जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तब चाणक्य ने इसके पास प्रस्ताव लाया था कि मेरे भारत पर आक्रमण होने वाला है, कहाँ में तो वही धनानंद नहीं सुना था और उसको चोटी धर करके जो मतलब सीखा होता है उसको धर करके और घसीटते हुए बाहर निकाल दिया था। तो उसी ने अपना शिखा को बांध करके और शपथ लिया था और बोला था कि मैं तेरा राजा को हटा करके यहाँ पर एक बहुत योग्य शासक को बैठाऊंगा और तेरा समूल नाश करूंगा। उसी दिन से शपथ लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजा बनाया, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। और तब होता है मौर्य वंश का प्रारंभ। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक था कौन? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, एक क्या किया। बात अब करते हैं मौर्य वंश के बारे में। 322 से 298 BC यानी ईसा पूर्व में, यानी हम बात करते हैं कि हसीन मशुक यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश पढ़ लिए। और पढ़े मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में हम जानेंगे। मौर्य वंश यानी 7 बताया था, कुल टोटल महाजनपद में 7 शासक आया था, 7 वंश राजवंश आया था। जिसमें अब हम देखें चौथा में मौर्य वंश के बारे में जानते हैं 322 से 298 ईसा पूर्व में, यानी मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं। धनानंद को पराजित किया था। धनानंद को पराजित क्यों किया था? क्योंकि इसकी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य को अपमान किया था वो, क्योंकि इसी के अंदर जब आक्रमण कर रहा था भारत पर तब उसकी प्रस्ताव नहीं मतलब धनानंद नहीं सुना था और उसको चोटी धर के घसीट दिया था। तो उसी दिन शपथ लिया था सिक्का बांध करके तुम्हारे जगह पर कोई योग्य शासक को बैठाएंगे और तुम्हारे समूल नाश करेंगे। वही योग्य शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि इसका पराजित किया था यानी अंत किया था। इसकी बहन से मतलब पराजित किया था, इसकी बहन थी उससे विवाह किया था। इसकी बहन कौन थी? दुर्धरा इसकी बहन थी, उससे विवाह किया। बाद में सेलूकस मतलब आया था इसको मतलब मारने के लिए, धनानंद को मारने के लिए। तो पता चला कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर चुका है। तो बाद में फिर वापस लौटा था, लेकिन कुछ दिन बाद सेलूकस ने
युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो हार गया था तो खुश होकर के देखा कि योग्य शासक है उससे, तब खुश होकर के उसके बेटी यानी अपनी बेटी कौन, हेलेना यानी सेलूकस की अपनी बेटी कौन थी, हेलेना थी। हेलेना से विवाह मतलब चंद्रगुप्त को कर दिया था। मेगास्थनी जो आया था हेलेना के चित्रगुप्त के बारे में यानी बताने के रूप में कि कोई भाषा, मान आपको संस्कृत भाषा आता है, मेरा हिंदी भाषा नहीं आता है, तो आप कैसे रहेगा ना रहेगा, सुख सुविधा से है कि ना है, खा पी रही है कि ना है, यानी उसके हाल चाल अपने लेकर के और पिता को देने के लिए मेगास्थनी जो आया था हेलेना के चित्रगुप्त के दरबार में, किसके चित्रगुप्त के रूप में मौर्य वंश के यहाँ आया था। मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य वंश के यानी घरे आया था। ओके, बात करते हैं 500 हाथी गिफ्ट दिया था किसको, सेलूकस के। खुश होकर के बाद में उसकी पत्नी पूछा था कि एक बात बताओ कि मेरे पिता को क्यों मारना चाहते थे, तो इस होता मारना नहीं चाहते थे, वो आया था लूटने, क्योंकि मतलब विदेशी था, उधर आया था सिकंदर के समय। तो फिर बाद में बोला कि तो हमारे पिता आक्रमण थोड़ी नहीं करने आए थे, हमारे पिता हाथी के लिए आए थे। तो अपने ससुर के यानी सेलूकस को 5000 हाथी गिफ्ट में दिया था। और अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें। गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। चाणक्य ने ही इसको योग बनाया, पढ़ाया लिखाया, हर युद्ध की नीति सिखाया, और ये आगे चल के बहुत मतलब थे इसको, मतलब गुरु कहें या मतलब मंत्री कहें, प्रधानमंत्री, जो भी सब यही है, यानी कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि अर्थशास्त्र की रचयिता थे। इससे चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था अर्थशास्त्र, मतलब था किसको दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य यानी अपने शिष्य को चाणक्य ने दिए थे, जिसमें 15 चैप्टर थे, जिसमें कितने 15 चैप्टर थे। उसी में सप्तांग के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया, सप्तांग के बारे में बताया गया। सप्तांग क्या था, सप्तांग यानी 7 अंग, राजा के बारे में 7 अंग होना जरूरी है, यानी 7 अंग बताया। सबसे पहले राजा के बारे में क्या बताया, राजा योग्य होना चाहिए, अमात्य मतलब मंत्री होता था, मंत्री यानी पीएम अच्छा होना चाहिए, प्रजा के बारे में विश्वास होना चाहिए, यानी प्रजा अच्छा होना चाहिए उसके नज़र में, मित्र होना चाहिए जो कि बातों को समझे, अच्छा सलाह दे, दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग रहित यानी सभी साफ सुथरा होना चाहिए, उसे सभी मतलब रहे। उसके बाद न्याय की बात किया था कि सबके लिए न्याय होना चाहिए, दंड एक होना चाहिए, सेना और दंड यानी सेना की बात किया था। इस सात को बारे में सप्तांग पूछ सकता है कि सप्तांग की रचयिता किस पुस्तक से दिया गया है, तो इंडिका पुस्तक है। सप्तांग की बारे में किसको बताया, इंडिका पुस्तक में बताया गया था। 7 अंक के क्या क्या 7 अंक में होना जरूरी है, तो बताइए राजा, अमात्य, प्रजा, मित्र, दुर्ग, न्याय और दंड, ये 7 होना जरूरी है। और बाद मृत्यु हुआ था कर्नाटक के श्रमबेलगोला में, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और बाद आया था 3 अभिलेख लिखाया था, जिसमें पहला था सौगौर, फिर दूसरा था महास्थान और फिर तीसरा था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील इन्होंने बनाया था। अब महास्थान से पता चला बंगाल अभियान किया था, और सागौर से पता चला कि गोरखपुर में, मतलब ये पता चला गोरखपुर में था सागौर अभिलेख। तो अब और इसका अगला जो मतलब उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था, उसके बारे में जानते हैं। उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था, बिंदुसार जो कि दूरधरा से यानी पहला बीवी से दूरधरा से बेटी हुआ था बिंदुसार। वो बिंदुसार क्यों नाम रखा था, तो यहाँ आपको बताया था थोड़ा सा हिस्ट्री। बिंदुसार ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के खाना में जहर मिलता था। जहर मतलब कौटिल्य मिलाते थे ताकि कोई इसको गलत से, इसको क्या कि बचाना था, क्योंकि अखंड भारत की सपना देखते थे चाणक्य ने, तो उसके खाना में जहर मिला था। लेकिन चुपके से पति पत्नी मियाँ बीवी भी ना होता है, तो चुपके से वो खाना खा लिया था। तो खाना खा लिया था तो क्योंकि इसको शरीर पूरा विषैला हो गया था, कि इसके चंद्रगुप्त मौर्य की शरीर विषैला था, इसके लिए मिलाया गया था धीरे धीरे इसको विषैला होने, ताकि आगे चल के कोई जहर भी दे तो ये नहीं मरे इसको। लेकिन सौभाग्य से चुपके से खा लिया था, इसकी बीवी मतलब दूरधरा ने खा लिया था, जिसके कारण दूरधरा को बचना संभव हुआ था। तो ऑपरेशन करके, और यही मतलब बिंदुसार के जन्म दिया। तो बोला उसके दूरधरा ने बोला था अपने गुरु से, यानी अपने पिता के गुरु मतलब चाणक्य से, कि आप मतलब आपने जन्म ऐसे करवाया इसको सही पूर्वक से, हमें नहीं बचाया, तो इसका नामकरण भी आप ही करेंगे। तो चाणक्य ने बताया कि 1 बूंद यानी 1 बूंद जहर इसमें मिलाया था खाना में, यानी 1 बूंद से इसकी मृत्यु हो गया, इसलिए इसको बिंदुसार नाम दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार, इसके बेटा का नाम अशोक तुरंत पढ़ने वाले हैं, तब तक के बिंदुसार के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने हमने देख लिया था। अब बात करते हैं इसकी बेटा यानी बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार अयोग्य शासक था, इन्होंने कुछ किया नहीं था। इसने डायमेकस
राजदूत इसके दरबार में रहता था जिसका नाम था डायमेकस डायमेकस था। ये बहुत बकलोल शासक था। ये विदेशी से विदेशी राजा से अपने लिए अंजीर मांगा था। अंजीर जो कि खाने पीने का चीज़ है, अंजीर मांगा था। बताओ, एक राजा की शोभा देता है दूसरे देश में अंजीर मांगने के लिए? उन्होंने नहीं दिया था, ठुकरा दिया था। और इसने कुछ नहीं किया था, इसलिए इसको बिंदुसार को या तो पिता के पुत्र या पुत्र के पिता के नाम से जानते हैं। यानी इसका पुत्र 2 था। इसका 2 पुत्र था। बिंदुसार के 2 पुत्र कौन था? सुसीम था पहला, सुसीम, और दूसरा था कौन? अशोक। सुसीम बकलोल था क्योंकि तक्षशिला पर आक्रमण किया था, तब सुसीम डर से भाग गया था। तो यहाँ पर उसका बेटा इसका पुत्र था जो अशोक के भेजा था। अशोक वहाँ पर मार दिया था, इसको भी साथ में मार दिया था। तब फिर वहाँ पर अकेले बच गया था अशोक के कहा जाता है कि ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है और बाद में अपने राजा बना था। तो चलिए अशोक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी डिटेल पढ़ते हैं अशोक ने क्या किया। चलिए तब हम अशोक के बारे में जानने वाले हैं, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक 269 से लेके 232 बीसी पूर्व यानी ईसा पूर्व पहले हुआ था। 304 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 304 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। 269 बीसी में यानी बीसी पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। 261 में 8 वर्ष बाद ही कलिंग का युद्ध किया था। किसके लिए? कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध किया, हाथी के लिए किया था। किसके लिए किया था? हाथी के लिए किया था। पत्नी कारुबाकी के कहने पर युद्ध त्यागा। उपगुप्त धार्मिक शिक्षा था, धार्मिक शिक्षा देने वाला इसका उपगुप्त था। इसके अशोक की शिक्षा देने वाला धार्मिक शिक्षा अशोक के दिया था, उपगुप्त नाम था जो दिया था से। फिर जानते हैं श्रीनगर शहर जो आज कश्मीर में, श्रीनगर शहर का बसाया था, जो कि ये हार गया था बकलोलवा, तो एक मार के यही जाके सबको मार दिया था और जाके शहर बसाया था। तो श्रीनगर शहर का बसाया था। महेंद्र बेटा था और संघमित्रा बेटी थी। दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था श्रीलंका में। फिर धम्म यात्रा 8 वर्ष बाद करने लगा था। 10वें वर्ष में बोध गया गया था। 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। MP में और कटिहार मासिक में, गुजार और मासिक दोनों में अशोक नाम का खाली चर्चा किया गया। और राजस्थान भब्रू लेख से सम्राट अशोक कहा गया है, पता चलता है। अभिलेख लिखने का प्रेरणा दी थी, कौन दिया था? अभिलेख लिखने का प्रेरणा कौन दिया था? डेरियस ने कौन दिया था? डेरियस ने अभिलेख लिखने का प्रेरणा दिया था। डेरियस ने अभिलेख लिखने का प्रेरणा दिया था। और इसके 14 प्रमुख शिलालेख के बारे में बात करते हैं। पहला से पता चलता है अहिंसा पशु बलि, यानी पशु बलों को मारे ना, अहिंसा निवस उसको खिलाए पिलाए, यानी पशु बलि पर होता है। दूसरा शिलालेख से पता चलता है पशु चिकित्सा, यानी डॉक्टर के लिए बताया, पशु के लिए डॉक्टर यानी पशु चिकित्सा। तीसरा में बताया था 3 अधिकारी, इसके बाद में 3 उसका अधिकार था। एगो राजू था, एगो युक्त था और प्रदेश था। बहुत विश्वकारी जिसको विश्वासकारी कहते हैं, विश्वासकारी, हाँ वही। और चौथा से पता चलता है भैरी घोष से धर्म घोष, कैसे अपनाया था भैरी घोष से धर्म घोष। युद्ध में इतना मारा था, इतना कलमी युद्ध किया था कि इसको शॉर्ट हो गया था। तो अब उसी समय से युद्ध त्याग दिया था, उसी युद्ध के मैदान में, और भैरी घोष से धर्म घोष का अपना लिया था। 5वां क्वेश्चन धम्म महामात्र यानी अधिकारी, धम्म महामात्र के अधिकारी के बारे में बताया। छठा से अधिकारी यानी जन कल्याण के लिए, यानी जन कल्याण जो होता है, जिससे राजा का जो जनता होता है उससे अपना अधिकार मांग सकता है, राजा से अपना अधिकार मांग सकता है जा करके। वही छठा बताया अधिकारी जन कल्याण के लिए। फिर 7वां बताया बड़ा समन्वय। 8वां बताया धम्म यात्रा, जहाँ जहाँ घूमने गया था उसके बारे में बताया 8वां शिलालेख में। 9वां छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध किया है 9वें में। 10वां में धर्म के महत्व में दिया है, धर्म में क्या होता है, जैसे आज के कोई कहता है ना कि यहाँ तीर्थ स्थल पर घूमना चाहिए, जैसे वैष्णो देवी सब जाता है, इसी धर्म जाता था घूमने, तो उसके महत्व को बताया है। 12वें ब्राह्मणों को न बताया है।
अब 12 में स्त्री महामात्र बताया, 13 में कलिंग युद्ध के बारे में बताया, 14 में बहुत कुछ बताया। इन्होंने कहा है कि हमने बहुत कुछ बताया, लेकिन इसमें क्या लिखा न लिखा यह हमारे गलती न, लिखने और लिखवाने वाले की गलती है। और फिर आया गुफा लेख। गुफा लेख में रोमन देह लिखा है जो कि नेपाल में अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था में सारे कुन्नर जो अफगान में है, और कलिंग का भी लेख जो कि सारे प्रजा में। ये भी बोला कि राजू के बारे में बताया, स्पेशल राजू के बारे में, यानी राजू को उसका विश्वासकारी था, तो राजू के बारे में बताया। और सारी प्रजा मेरे अपना है, बताओ, ऐसा ऐसा बात इन्होंने बताया है। फिर बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी के बारे में। इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो इसके उत्तराधिकारी था कुणाल जो कि बकलूल था। फिर आया था दशरथ, वो बकलूल था। फिर बृहद्रथ बकलूल था। इसका अपना ही सेनापति, जैसे इसका अपना सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसका अपना सेनापति ने जो कि ब्राह्मण जाति का, इसकी हत्या कर दी थी। इसकी बृहद्रथ की, और बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का। थैंक यू वेरी मच।